क्लास 9 आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के सामने मैथ का एक और चैप्टर लेकर आया हूँ। ये चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को समझते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने लाइन सेगमेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। लाइन सेगमेंट मतलब जब आप जो है एक लाइन आप देख रहे हैं ए बी, जिसके दोनों पॉइंट जो है मतलब फिक्स हैं, ठीक है ना, तो इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। मतलब ये इधर भी नहीं बढ़ सकती है और ना इधर बढ़ सकती है। जब दोनों पॉइंट फिक्स हो गए, एंड पॉइंट फिक्स हो गए, तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर एक पॉइंट फिक्स हो जाए और दूसरी तरफ वो बढ़ सकती है, देखिए दूसरी तरफ मैंने ये एरो लगा रखा है, मतलब इधर बढ़ सकती है, तो इसे रे कहा जाता है। और अगर कोई ऐसी लाइन हो जो दोनों तरफ बढ़ सकती है तो वो लाइन होती है। जैसे इसमें इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, तो ये लाइन है। इसे रे कहा जाएगा, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ये हालांकि ये बातें आप छोटी क्लासेस में जब थे तो आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। तो मैंने केवल जानकारी के लिए आपको ऐसे बता दिया। आप सब एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं। ऐसा एंगल जो जिसका जो मतलब जो 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। जो 90 और 180 के बीच में होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जो 180 से बड़ा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और जो 180 डिग्री का ही होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करी जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री की होती है और उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब इसे वर्टेक्स कहा जाएगा। यहाँ पर वर्टेक्स पूछा जाए तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये जहाँ दोनों आर्म आपस में मिल रही होती है उसे वर्टेक्स कहते हैं। और यहाँ पर ये वर्टेक्स है। तो इसमें ये जो एक एंगल ए बी डी आप देख रहे हैं और एक एंगल सी बी डी देख रहे हैं, तो एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, CBD, ये दोनों एंगल, ये दोनों को कहा जाएगा एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन लाइन है। एक आर्म भी दोनों की कॉमन है। BD दोनों की क्या है, कॉमन आर्म है। इस वाले एंगल में भी BD एक आर्म है, देखिए BD इसमें भी लिखा है, BD इसमें भी लिखा है। मतलब इस वाले एंगल की भी एक कॉमन आर्म BD है, मतलब एक आर्म BD है और इसकी भी एक आर्म BD, मतलब दोनों एंगल की एक आर्म क्या है, कॉमन है, और उनका एक वर्टेक्स कॉमन है B। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। इसके बाद आप समझिए लीनियर पेयर क्या होता है। मतलब ऐसा कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री की है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने लिखा A, यहाँ पर लिख दिया मैंने B, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया C, यहाँ पर लिख दिया D। तो ACB इज अ स्ट्रेट लाइन, ACB है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री की होगी। और अगर एक CD एक लाइन इस पे मिल रही है, तो यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा और जो ये वाला पार्ट होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी ACD और BCD का जो सम होगा, एंगल ACD प्लस एंगल BCD कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरह का जब कहीं कुछ होता है तो उसको कहते हैं क्या, लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये जो दोनों एंगल होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स कहा जाएगा। ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई, आप सब समझते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स जानते हैं। आप लोग एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते होंगे, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। कुछ बहुत बेसिक्स वाली बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अच्छा, कुछ लोग नोट करते भी दिख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लें तो हम आगे बढ़ें। जल्दी से नोट करें इसे, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 9, इसके बाद दो बातें और जान लीजिए आप। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइन होती हैं जो आपस में एक ही प्लेन में, ऐसी दो लाइन जो कभी आपस में ना मिले, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये दोनों लाइन देख पा रहे हैं आप, AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है और ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में। क्यों, आप चाहे इन्हें जितना आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएं, इन्हें आगे बढ़ाते चले जाएं, ये कभी नहीं मिलने वाली। इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक ही प्लेन में जब ऐसी दो लाइन हो
जो कभी भी वो आपस में ना मिले और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम, एक जैसी रहे, तो जो ऐसी लाइंस होती हैं उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्वेश्चन उठता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो कि क्या होती है, पैरेलल नहीं होती हैं। अगर पैरेलल नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है ना। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे ए बी और सी डी ने जो है क्या किया है, एक ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर दिया है, तो इन लाइंस को कहा जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा। यहां पर ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक और बात मैं यही आपको बता देता हूं, आप सबने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सुना होगा। मैं बात करने जा रहा हूं आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। जैसे आप देखिए, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमेशा ये क्या करती हैं, जिसमें एक एंगल जो ये बन रहा है और जो एक एंगल ये बन रहा है, इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। देखिए एक बात और समझ लीजिए, कुछ लोग कहेंगे सर आप ये एंगल का नाम कैसे लिख देते हैं। हम ओ वाले इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो वहां पर क्या लिखा है, ओ लिखा है, तो ओ को बीच में रखेंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है ये किससे, किन दो आर्म से मिलकर के बनना है, एक AO और एक OC, तो इसका नाम होगा AOC। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे मिलकर बनना है, BO और DO, तो BOD हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर क्या BOD लिखें या DOB भी लिख सकते हैं, तो चाहे आप BOD लिख दें और चाहे DOB लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर O हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल का जो पॉइंट होगा वो बीच में रहेगा। इसी तरह से इधर AOC कहें या COA कहें, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप AOC कहें या COA कहें, एक ही मतलब है दोनों का, पर बात सिर्फ इतनी है कि O की बात हो रही तो O बीच में रहेगा। समझ रहे हैं आप? अब जरा बात समझिए कि मैंने आपसे कहा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इस तरह से एंगल्स बनते हैं, जैसे कि अपोजिट दिख ही रहे हैं आपस में, और ये किधर है तो एक उसका अपोजिट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो AOC किसके इक्वल होगा, BOD के इक्वल होगा। उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा एंगल और बनना है जिसका नाम है AOD, एंगल AOD, हालांकि इसको आप DOA भी लिख सकते हैं, DOA भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा जिसका नाम है एंगल BOC, या फिर आप इसे COB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। BOC लिखिए या फिर COB लिखिए, बात समझ रहे हैं। मैंने इसको लिखा है BOC, मैं इसे COB भी लिख सकता था, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाएगा। आप सबको समझ में आई बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, पैरेलल लाइंस के बारे में आप समझ गए। चलिए आप पैरेलल लाइंस जान गए कि दो लाइन जब एक ही प्लेन में हो और वो आपस में कभी ना मिले तो वो पैरेलल होती है, उनके बीच की डिस्टेंस कभी नहीं बदलती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में मिल जाएंगी जा करके। तो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के साथ किसी पॉइंट पर एक मिल जाती हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। बात समझ गए। एंगल का नेम कैसे लिखना है ये बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि एंगल का नेम कैसे लिखना है, क्योंकि अक्सर यही कंफ्यूजन बना रहता है। तो किसी को भी ये कंफ्यूजन नहीं बना रहना चाहिए, नहीं बना रहेगा ना, सारे लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए कुछ लोग नोट कर रहे हैं, जल्दी से नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। देखिए क्लास 9th, इसके बाद एक्सरसाइज पर हम सीधे आते हैं 6.1। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, ध्यान से समझिए, फिगर मैंने बना रखा है। इसमें कह रहे हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिए, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है, ये बात सबको पता है, ठीक। क्या गिवन है, गिवन है एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री। AOC दिख रहा है, यानी कि ये एंगल, ध्यान से देखिए, AOC
AOC, बीच में O आ रहा है यानी बीच में O ये वाला पार्ट आ रहा है, तो AOC। फिर एंगल BOE कौन सा होगा? BOE यानी कि ये एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया गया है? 70 डिग्री दिया है। अच्छा एक बात बताइए, इसका ये जो एंगल है और जो ये एंगल है, अगर तीनों को मिला लिया जाए तो कितने डिग्री का हो जाएगा? ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे और इसे मिला लूं तो कितने डिग्री हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल हो जाएगा, तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं? ठीक है ना। अब देखिए जरा सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, समझते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि AOC ये एंगल, COE ये एंगल, BOE या EOB ये एंगल। BOE लिखिए या EOB लिखिए, बात एक ही है। इनका सम कितना है? 180 डिग्री है। इसमें से देखिए आपको पता है ये और ये मिलाकर कितने डिग्री है? AOC और BOE मिलाकर कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस क्या बच गया? ये वाला एंगल बच गया। एंगल COE इक्वल आता है 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ जाएगा? 70 को उधर ले जाइए तो 180 से माइनस होगा, यानी 110 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? एंगल COE की आ गई। और आपसे पूछा क्या गया है? पूछा तो आपसे गया है एंगल BOE की वैल्यू पूछी गई है और रिफ्लेक्स COE की पूछी गई है। आपको हालांकि COE की मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी इतना पता चल गया ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा एक बात और आपको पता है, एंगल BOD भी तो पता है ना। BOD क्या होता है? BOD क्या है? कौन सा एंगल है ये? 40 डिग्री का है। एक मिनट रुक जाए, जरा सा एक मिनट देख लेते हैं कि कौन सा है BOD एंगल। एंगल आपको क्या क्या पता है? एंगल BOD 40 डिग्री पता है। अच्छा सॉरी, ये इधर भी बढ़ा हुआ है ना, वही मैं कहूँ कि आखिरकार ये क्या है, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? BOD ये एंगल आपको पता है 40 डिग्री, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिए, मुझे COE का मतलब पता चला 110 डिग्री, पर मुझे रिफ्लेक्स COE निकालना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो अगर, तो उसको 360 डिग्री से माइनस कर दो। हमेशा याद रखिए, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने COE निकाला पर वो कह रहे हैं रिफ्लेक्स COE, क्या करें अब? बड़ा समस्या। जब भी किसी एंगल में ये कहा जाए कि उसका रिफ्लेक्स फाइंड करिए, तो कुछ मत करिए, सिंपल जो उसकी वैल्यू आई हो उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए, उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो रिफ्लेक्स, चलिए यहां पर कर लेते हैं। हमें चूंकि रिफ्लेक्स COE चाहिए, तो रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा? एंगल COE हो जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। चलिए ये तो आ गया, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमें BOE नहीं मिला है। ये कैसे फाइंड करना है इसके बारे में सोचते हैं। अब एक बात समझिए जरा, कैसे समझना है बात को, क्या समझना है। देखिए यहां तक समझ आ रहा है सबको? मैंने थोड़ा फिगर कम बनाया था इसलिए मैंने वो देखा नहीं, बाद में देखा, ठीक है। तो कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग कि मेरी बात से कंफ्यूज हो गए हैं? ये गिवन है ना AOC और BOE, तो दिख रहा ना AOC और BOE, तो पता है क्या है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। AOC BOE 70 यानी ये और ये मिला के 70 दिया गया। BOD यानी कि ये एंगल जो इधर बनना है ये 40 डिग्री दिया गया। आपको ये फाइंड करना था, तो मैंने लिखा ये प्लस ये इक्वल 180, तो कोई गलत नहीं लिखा ना, सबको समझ आ रहा था ये लिखना, ठीक। तो ये प्लस ये 180, तो फिर हमें ये और ये पता था 70, तो हमें COE पता चला 110 डिग्री। तो जब COE 110 होगा तो उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे, तो 360 से माइनस कर देंगे तो 250 डिग्री आ जाएगा। अब आइए जरा एक बात और समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस।
अब आप देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है ना? तो क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। एंगल AOC क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, आप सबको समझ आ रहा है? एंगल AOC कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबको समझ आई बात? ये बात समझ में आ रही? क्या लिखा मैंने? वर्टिकली अपोजिट लिखा। अब आइए वापस उसी जगह आ जाते हैं, जो बना था उसको बना देते हैं। यहाँ पे ई लिखा था ना, ठीक। अब आइए देखिए, AOC की वैल्यू कितनी है? 40 है, और AOC प्लस BOE कितना है? 70 डिग्री है। तो अगर आपको AOC पता चल गया है, आपको क्या पता चल गया? AOC कितना? 40। तो BOE नहीं निकाला जा सकता है क्या? हमें पता है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल है 70 डिग्री, और AOC 40 डिग्री पता चल चुका है, प्लस एंगल BOE इक्वल है 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ जाएगा? ये 40 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री। आपको BOE भी पता चल गया। देखिए, पता लगाना था ना? कितना आसान काम था। अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो अपने आप मुझे समझ में आ जाता है कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये 40 गिवन है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि भाई AOC कितना है? 40 डिग्री है, और फाइंड करना है BOE। तो हमें पता है जब AOC और BOE का वैल्यू सम है 70 है, और ये 40 आ चुका है, तो ये निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हमारा एंगल BOE कितना निकल के आएगा? 30 डिग्री। तो एक तरफ एंगल BOE भी आ जाएगा, दूसरी तरफ मेरा जो मुझे रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए था वो 250। एक बात और फिर से ध्यान रखिए, जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होगा तो उस एंगल की वैल्यू आ जाने के बाद उसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो आपको रिफ्लेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक ना? चलिए नोट कर रहे हैं, जल्दी से नोट करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एंगल POY गिवन है 90 डिग्री का। उससे पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो अगर ये 90 तो ये भी 90, 90 प्लस 90 मिलाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मेरी इतनी बात समझ रहे हैं? सबसे पहले बात तो ठीक। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अगर POY ये 90 है तो जो इधर वाला एंगल है, यानी कि ये A और ये B पूरा, ये पूरा एंगल, ये भी तो 90 होगा। अब इसमें दो पार्ट हैं, एक है एंगल A और एक है एंगल B, यानी कि A प्लस B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक। अब एक बात और समझिए, A और B मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब लेकिन A जो है ना तुम्हारा और जो B है, उनका रेशियो है 2 और 3 का। मतलब अगर A को मैं कहूं ये 2x है तो B की वैल्यू जानते हैं कितनी होगी? 3x। अगर A की वैल्यू होगी 2x तो B की वैल्यू कितनी होगी? 3x, क्योंकि A और B का रेशियो क्या है? 2 और 3 का रेशियो है। तो यानी अगर मैं कहूं A की वैल्यू है 2x तो B की वैल्यू है कितनी? 3x, इक्वल में है 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, A और B का रेशियो 90 डिग्री था, तो A की वैल्यू अगर मैंने कहा 2x है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो 3 और x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x। 5x की वैल्यू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/5। अब अगर x आ गया 18 तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं b निकालता हूं तो b की वैल्यू कितनी है? 3x, यानी कि 3 × 18, तो 18 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। आप कहेंगे सर b की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आप? b से हमारा क्या ताल्लुक है? जरा देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन में इतना एंगल b है और इतना एंगल c है, तो क्या b और c मिलाकर के 180 डिग्री नहीं होगा? b प्लस c मिलाकर के 180 डिग्री नहीं होगा? भाई स्ट्रेट लाइन है ना ये, और b कितना है? 54 है।
तो यानी कि 54 प्लस सी इक्वल 180 डिग्री होगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 54। ठीक, कितना डिग्री आ जाएगा? 126 डिग्री आएगा ना, तो 126 डिग्री आ जाएगा। 126 डिग्री सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। पूछा क्या गया था? सी ही तो पूछा गया था। अगर ये 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 90 होगा। तो इधर ए और बी ये दोनों हैं, तो यानी ए और बी का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पर ए और बी का रेशियो गिवन है 2:3, यानी ए अगर होगा 2x तो बी होगा 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल 90, यानी 5x इक्वल 90, यानी x इक्वल 18। तो अगर x 18 है तो बी की वैल्यू 3x है ना, यानी 3 इंटू 18, तो 3 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54, यानी b की वैल्यू है 54। तो अगर b की वैल्यू 54 हो गई तो b प्लस सी 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है या आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो एंगल b और एंगल c का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। b की वैल्यू 54 हमें पता चल चुकी है, c नहीं पता है। 180 से 54 माइनस कर दीजिए, c आ जाएगा 126 डिग्री। आ गई बात समझ में? है ना आसान सा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 9th, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें क्या गिवन है? इसमें आपसे कहा गया है कि देखिए फिगर सामने बना है, इसमें बताया गया है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल है। तो एंगल पी क्यू आर कौन सा एंगल है? पी क्यू आर, ये एंगल है। और दूसरा है पी आर क्यू, तो कौन सा एंगल है? पी आर क्यू, यानी ये एंगल है। ये दोनों इक्वल है। मैंने देखिए बना दिया है। कौन से दो एंगल इक्वल हैं? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस, यानी आपको दिखाना है कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करें? सबसे पहले हमें प्रूफ जो करना है, हमें देखिए प्रूफ हमारा देखिए कैसे हो सकता है। बहुत तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है ना। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जरा समझते हैं। हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अगर मैं ये लिख देता हूं, देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ध्यान से समझिएगा। आप सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हैं? बाई 180 डिग्री। मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड को 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। देखिए कोई काम दोनों साइड में कर दिया जाए, कोई चीज़ दोनों साइड में ऐड कर दी जाए, कोई नंबर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसी नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया जाए, तो इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर मैं 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूं इसे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, और इधर कर दूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों साइड में 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड को। तो एक साइड में जो एंगल था वो था पी क्यू आर, तो 180 माइनस पी क्यू आर, एक तरफ 180 माइनस पी आर क्यू। इससे इसकी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों साइड में वो काम कर रहे हैं, सेम एक ही तरह की चीज दोनों तरफ कर रहे हैं। अब जरा बात समझिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बात ये पूछना चाहता हूं मैं, इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, है ना। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? आप कहेंगे सर ये तो 180 डिग्री का है। अब इतने से मैं ये एंगल माइनस कर देता हूं, इतना एंगल, इस एंगल का नाम देखिए क्या है, इतना जो पी क्यू आर। तो 180 पूरा देखिए, ध्यान समझिए, पूरा कितना था? 180। इससे मैंने इतना एंगल माइनस कर दिया, ये क्या है? पी क्यू आर माइनस हो गया।
तो बचा क्या, बच गया PQS, बचा ना। जरा यहां देखिए 180 से क्या माइनस किया, PQR। पूरा है ये 180 और इतना एंगल का नाम है PQR, इसको कर दिया माइनस, तो बच क्या गया, बच गया PQS, यानी इसको कहा जा सकता है एंगल PQS। इसी तरह इधर आइए 180 माइनस PRQ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 180 है ना। अच्छा PRQ ये इतना एंगल है, अगर माइनस कर दिया जाए क्या बचेगा, बचेगा PRT, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल PRT। अब आप देखिए क्या प्रूव करना था, PQS इक्वल PRT, यही तो आ गया ना, यानी मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड, है ना आसान। क्या किया, हमें जो गिवन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड को, किससे, 180 डिग्री से, तो इधर हो गया 180 माइनस PQR, इधर हो गया ये 180 माइनस PRQ, और 180 माइनस PQR को PQS लिखा जा सकता है, 180 माइनस PRQ को PRT लिखा जा सकता है। सॉल्व हो गया, कितना आसान है ना, सबको समझ आया, देख लें जल्दी से। चलिए इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से नोट करें इसे। देखिए क्लास 9th, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। इसमें कहा ये जा रहा है कि जो x प्लस, ये फिगर बना हुआ है, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो प्रूव ये करना है कि OB एक लाइन है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बात समझिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये सब मिला दिया जाए ऐसे तो कितने डिग्री बन जाएगा। एक सर्कल बनना है ना, और सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी अगर मैं सारे एंगल मिला दूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये x, ये y, ये z, ये w, चारों एंगल ये मिला लिए जाएं तो कितना बन जाएगा, ये 360 डिग्री। पर आप एक बात बताइए, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। तो अगर मैं x प्लस वाई की जगह पर क्या पुट कर दूं, w प्लस जेड, तो w प्लस जेड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए 2 बार z आ गया, 2 बार w आ गया, यानी 2z प्लस 2w इक्वल 360 डिग्री। 2 कॉमन कर लेता हूँ, z प्लस w 360 डिग्री। 2 को उधर भेज दीजिए तो z प्लस w की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। अब आप आइए इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, समझिए अब बात को। क्या मिला आपको, z प्लस w कितना मिल गया, 180 डिग्री, ठीक। ये ठहरा, इतना है z और इतना है w, तो ये पूरा मिला के कितना मिल गया, z और w 180। अब आप मुझे बताइए, ये z और ये w मिला के 180 डिग्री है, और कोई एंगल अगर 180 डिग्री हो तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होती है। यानी कि ये z और ये w मिला के जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल है AOB, ये सीधी लाइन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर z प्लस w 180 डिग्री है तो इसका मतलब AOB क्या है, एक लाइन है। सीधे सीधे प्रूव हो गया। सो AOB इज अ लाइन, प्रूव हो गया। जो चीज आपको प्रूव करनी थी प्रूव हो गई। कितना आसान क्वेश्चन है ना, AOB को लाइन प्रूव करना था, लाइन प्रूव हो गया। चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लास 9th, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है आपको कि POQ एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन POQ, यानी 180 डिग्री की है। फिर कह रहे हैं कि इसमें ROQ एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अच्छा एक बात आप समझ जाइए, अगर ROQ 90 डिग्री का है तो ROP भी या POR भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि उधर 90 तो इधर भी 90 होगा। इतना तो समझते हैं। अब आपको प्रूव ये करना है कि ROS, एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल QOS और माइनस एंगल POS के, ठीक। देखो अब जरा एक बात समझते हैं। क्या आप एक बात मुझे बताइए, मैं ये लिख सकता हूं एंगल ROQ जो है, एंगल ROQ इक्वल है एंगल ROP के, दोनों 90 डिग्री के हैं। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं ना,
ये तो कह सकता हूं ना आर ओ क्यू आर ओ पी के इक्वल है ना, 90 डिग्री के हैं दोनों। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो ये आर ओ पी है, आर ओ पी, ये दो पार्ट में है, एक है आर ओ एस और एक है एस ओ पी। तो क्यों ना आर ओ पी की जगह लिख दिया जाए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर एंगल आर ओ क्यू तो लिखा ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, देखिए हमें लाना क्या, हमें प्रूव करना है यहां पर, तो लाना है एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो और इक्वल में 1/2 एंगल क्यू ओ एस लाना है और क्यू ओ एस लाना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एक काम कर लूं, देखिए यहां तक सबको समझ आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक छोटा सा काम मैं करूंगा, अपना थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। दिमाग ये लगाऊंगा कि अगर मैं ये एंगल जो है, ये एंगल, इसका नाम क्या है, आर ओ एस नाम है, दोनों साइड में इसमें ऐड कर दूं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं 1 और मैं लिख देता हूं एडिंग एंगल आर ओ एस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इससे होगा क्या फायदा, आपको लगेगा सर ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा, अभी बताता हूं मैं। देखिए फायदा ये कि ये बन जाएगा एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, और इधर एक पहले से लिखा है एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, और प्लस आपने एंगल आर ओ एस दोबारा कर दिया, क्योंकि आपने इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड कर दिया। इधर ये दोनों मिलेंगे जब, तो क्या बन जाएंगे, देखिए आर ओ क्यू इतना एंगल है और आर ओ एस इतना एंगल है, मिलने के बाद ये पूरा बन जाएगा। पूरे एंगल का नाम है एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस। दूसरी तरफ आर ओ एस 2 बार है तो हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस, और इधर है एंगल एस ओ पी प्लस है एंगल एस ओ पी। एस ओ पी को अगर मैं इधर भेज दूं, ठीक है, थोड़ा मैं इधर ही बता देता हूं, देखिए जगह थोड़ा कम है, पर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हटा देते हैं थोड़ा सा, इतने में हो जाएगा। ये कितना आसान हो गया है। मैं अगर एस ओ पी को इधर ले आऊं तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी, और इक्वल में है 2 एंगल आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस। इसको मैं इधर ले आया। अच्छा, एस ओ पी को पी ओ एस भी लिखा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एस ओ पी को पी ओ एस भी लिखा जा सकता है, या एस ओ पी, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा 2 यहाँ इंटू में है तो इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आएगा तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। डिवाइड में जब आएगा 2 इधर ना, तो इधर डिवाइड में आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2, और ब्रैकेट में क्या है एंगल क्यू ओ एस माइनस एस ओ पी को चाहो तो एंगल पी ओ एस भी लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे एस ओ पी लिखो चाहे पी ओ एस लिख दो, और उधर क्या है एंगल आर ओ एस। अब जरा ध्यान से देखो क्या प्रूव करना था तुमको, एंगल आर ओ एस इक्वल लगा है, फिर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस माइनस एंगल पी ओ एस, तो मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, बहुत आसान है ये क्वेश्चन लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या, सबसे पहले आर ओ क्यू को किसके इक्वल लग दिया, आर ओ पी के, आर ओ पी। फिर आर ओ पी को आप लिख सकते हो आर ओ एस और एस ओ पी, आर ओ पी को क्या लिख सकते हो, आर ओ एस एस ओ पी। फिर दोनों साइड में आर ओ एस ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। उधर ऐड करने से आर ओ क्यू और आर ओ एस मिलकर एंगल क्यू ओ एस बन गया, ध्यान से देख सकते हो। आर ओ क्यू, देखो क्यू, आर ओ क्यू और आर ओ एस मिलके ये पूरा एंगल बन गया क्यू ओ एस, ये पूरा बन गया भाई इतना, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके बन गया क्यू ओ एस, तो इसकी जगह क्यू एस लिख दिया। इधर आर ओ एस 2 बार आ चुका है तो 2 एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल एस ओ पी। एस ओ पी को उधर भेज दो, भेज दिया, 2 को उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा तो 1/2 लिख सकते हो, 2 यहाँ इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 1/2 लिख सकते हो। बाकी आपका सब वैसे ही लिखा है, आंसर आ चुका है आपका। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए नोट करें इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में, उसको भी जल्दी से देखते हैं। जल्दी से नोट करें आप सारे लोग, जल्दी से देखिए क्लास 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। उसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। एक एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है। तो कुछ मैं बनाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि ये है x, ये है y और ये है z, और ये कह रहे हैं ये 64 डिग्री का है। बना लिया हमने 64 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड बन गया 64 डिग्री, दिख रहा है सबको। फिर आगे लिखता है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, आगे बढ़ाओ, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो। कहां तक प्रोड्यूस करो? देखिए प्रोड्यूस करते हैं एक्स वाई को, ये देखिए प्रोड्यूस किया। कहां तक प्रोड्यूस करना है? एक पॉइंट P तक प्रोड्यूस करना है, इसको कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर ड्रॉ करें, ड्रॉ हो चुका। आगे पढ़ते हैं। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी ढूंढिए, मिला सबको जेड वाई पी, ये एंगल है। कह रहे हैं इसको एक रे है वाई क्यू, वो बाइसेक्ट करती। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि कुछ ऐसे। वाई क्यू एक रे है वाई क्यू, जो इसको क्या करती है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। तो पूछा ये गया है, फाइंड करना है आपको एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या फाइंड करना है? मैं लिखता हूं, फाइंड करना है आपको एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए अभी अगर आप इस रे को भूल जाएं, ठीक है, अभी याद करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये 64 है, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? निकल सकता है ना 180 से माइनस करके, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन है वो। तो एंगल सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। एंगल जेड वाई पी जो निकालेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 64, 116 डिग्री आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। अब एक बात समझिए, अब हम वापस रे बना लेते हैं। वाई क्यू क्या कर रहा है? एक रे है वाई क्यू जो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रही है। यानी पूरा एंगल ये कितने डिग्री का है? यहां से यहां तक 116, 116 डिग्री। पर अब ये आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल जेड वाई क्यू कितना है, एंगल जेड वाई क्यू यानी इतना एंगल कितना है? केवल इतना। तो आप कहेंगे 116/2 है, 116/2 58 डिग्री, यानी ये है 58 डिग्री। ठीक, और ये बचा हुआ भी एंगल कितना है? 58 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना, ये दोनों को आधा आधा बांट देगी। तो हमें पता चल गया ये है 58 डिग्री। अब आइए हमें फाइंड क्या करना है? एक्स वाई क्यू। अब जरा एक्स वाई क्यू एंगल ढूंढिए, कहाँ है एक्स वाई क्यू? ढूंढिए। देखिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सब कुछ हटा देता हूँ, केवल एक्स वाई क्यू पर अपना ध्यान लगाता हूँ। एक्स वाई क्यू यानी यहां से शुरू और यहां तक, ये है एक्स वाई क्यू। अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री है? तो आप कहेंगे सर ये तो अभी पता चला कि 60, ये तो पता है कि 64 डिग्री है, गिवन है क्वेश्चन में, और ये अभी अभी निकाला 58 डिग्री है। तो अगर आपसे मैं एक्स वाई क्यू पूछूं, यानी ये पूरा एंगल पूछूं, तो आप कहेंगे सर 64 + 58, यानी मैं आपसे पूछता हूं एंगल एक्स वाई क्यू, तो आप कहेंगे सर 64 + 58 122 डिग्री। लो एक्स वाई क्यू आ गया, ये पार्ट हो गया। अब आपको क्यू आई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना, तो पहले क्यू आई पी निकालो ना। क्यू आई पी तो पता ही है कितना है, 58 डिग्री है, आधा आधा डिवाइड हुआ था। यानी अगर एंगल क्यू वाई पी जो है वो 58 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स क्यू आई पी क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था
किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसे 360 से माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 302 डिग्री। आंसर आ गया। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। है ना आसान क्वेश्चन? कितना आसान था। ये 64 पता था तो ये निकाल लिया पूरा 116, फिर उसका हाफ कर दिया तो ये 58 आ गया, ये 58 आ गया। फिर ये निकालना था तो इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालना था तो इसको 360 से माइनस कर दिया, आ गया। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी आज हो गई और अब हम आपसे बात करेंगे अगली एक्सरसाइज पर अगले लेक्चर में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप अपना जो भी, अगर आपको सब बातें समझ आ रही तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो परेशान हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको बताएं और उनसे कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत मन से जो है इन सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बारी बारी सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसको देखें। और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप वहाँ भी लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा और मैं बिल्कुल जो है आपकी उन क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कुछ विशेष चैप्टर को लेकर के, अगर आपकी कोई समस्या है कि आप उसी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, उससे रिलेटेड मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल से बिल्कुल मैं आपकी जो सारी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और बाकी बातें आप सबसे कल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।